Hello everyone, welcome back with our series of primary and secondary evidence. In the last class we had discussed about the oral accounts. देखिए oral accounts वही होता है which the oral यहाँ पे अगर oral evidence दें about evidence about the documentary or the documents, तो वो oral accounts में count होगा. Okay. So it's similar to the oral evidence. इसमें distinguishment है. Oral accounts is all about to giving the oral testimony जो ये बच्चन साहब यहाँ पे कर रहे हैं. अब देखिए हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था दैट मिस्टर बच्चन ने ये डॉक्यूमेंट देखा. ओके, लेट मी इंक्रीज द विटनेस. या बच्चन साहब ने ये डॉक्यूमेंट देखा विद हिज बेयर आईज. नाउ बच्चन साहब हैज अपीयर्ड इन द कोर्ट. अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ओरल अकाउंट दे रहे हैं. ही इज गिविंग द ओरल अकाउंट of that document. So now the court can ask. अब कोर्ट इसमें ये सवाल पूछ सकती कि क्या whether you had himself seen that document. The answer is yes. मैंने देखा था. अब कोर्ट एक दूसरा सवाल पूछती है जो वकील साहब है यहाँ पे. He asks another question. वो सवाल क्या पूछते हैं ये सेपरेटली डिस्कस करते हैं. So question number 1, whether you himself seen that document. The answer is yes. By whom? By Mr. Bachchan. उन्होंने कहा हाँ मैंने डॉक्यूमेंट देखा. दूसरा सवाल बाय द एडवोकेट. वो ये पूछते हैं कि क्या उसमें जो ट्रांजैक्शन थी क्या वो भी आपने देखी थी. तो द अगेन आंसर इज यस. ट्रांजैक्शन का मतलब ये कि उसमें कितने पैसे लिखे हुए थे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था. सो मिस्टर बच्चन कैन आल्सो से ओके यस मैंने देखा था. थर्ड क्वेश्चन जब एडवोकेट पूछते हैं दैट वाज दैट document, just a second, was a document reduced into writing. क्या वो डॉक्यूमेंट राइटिंग में था? अगर मिस्टर बच्चन ने यहाँ पे यस जवाब दिया सो व्हाट विल हैपन बताता हूँ. इफ यस देन सेक्शन 91 का बार इस पे लगेगा. सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट. बीएसए में ये आई थिंक 93 है, 94 और 93, प्लीज चेक वंस अगेन. सो इसमें 91 का बार लगेगा which clearly states that exclusion of oral account if document is reduced into writing. भाई आपने राइटिंग में वो डॉक्यूमेंट कर लिया तो आप उसका ओरल अकाउंट नहीं दे सकते. बट यहाँ पे फिर एक बात को घुमाते हैं, कहते हैं भाई मैं सेक्शन 59 को एक बार आप देखिए एडवोकेट साहब. बच्चन साहब बोलता है सेक्शन 59 को देखिए. अब सेक्शन 59 यहाँ पे क्या बोलता है देखिए. all facts except the contents of document or electronic records substituted by the Act 21 of 2000, Section 92 and Schedule 2 for the content of the document may be proved by oral evidence. यहाँ पे सेक्शन 92 की बात करी जा रही है. ये तो है सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट अलाउज दी ओरल एविडेंस और ओरल अकाउंट्स. बट यहाँ पे मैंने आपको बात बताया सेक्शन 91 के बार के बारे में. अब 91 का बार ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल अकाउंट इफ द डॉक्यूमेंट वाज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग. बट अगर क्या करें, अगर कोई एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट खो गया है तो क्या होगा. So in that case, section 92 will come into picture and read with section 59. अब section 59 clearly states that. अब देखिए section 59 क्या बोलता है, यहाँ देखते हैं. Section 59 says
यू डोंट हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या था, डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। यू सिंपली हैव टू प्रूव दैट वेदर क्या वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता था। आपको सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस बतानी है इन द मैनर ऑफ ओरल एविडेंस। अब यहाँ पे अगर जैसा पूछें कि भाई तुम बताओ कि क्या वो डॉक्यूमेंट, क्या ये न्यूज़पेपर वाकई में एग्जिस्ट करता था, so Bachchan Saab is allowed to give oral account, yes, that document, that newspaper was already existed. So section 59 ये बोलता है, एक बार फिर से रीड करिए इसको। all facts, जितने भी facts हैं, except the content of the document, it is clearly written that कि content of the document। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट क्या होता है मेनली। देखिए कंटेंट इज नथिंग बट, कंटेंट क्या होता है, देखिए आजकल बहुत लोग फेमस भी हैं कंटेंट क्रिएशन के मामले में। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं कंटेंट, जिसको सेक्शन 59 मना करता है कि यू कैन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस दैट कंटेंट का आप ओरल अकाउंट नहीं देंगे। कंटेंट इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन, अब इसको सेक्शन 6 रजिस्ट्रेट वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज सिंपली द कैलकुलेटिव और detailed information, okay, so this is nothing but the detailed information of any document। इसका आप ओरल एविडेंस या ओरल अकाउंट नहीं दे सकते, इसका आप ओरल अकाउंट, you are not permissible to give that oral account, that what our section 59 says, okay। अब सेक्शन 59 में अगर कोई ओरल अकाउंट या ओरल टेस्टिमोनी देता है, दैट क्लियरली कैन से yes, that it can clearly says about the existence of that particular document जिसके बारे में बात हो रही है। Alright, so I hope you are getting my point, okay। So यहाँ पे ओरल टेस्टिमोनी की बात अगर हम करते हैं तो वो अलाउड है about the existence of the document। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए अभी ये कंटेंट कैसे अलाउड होगा, फिर मान लीजिए कंटेंट अगर कंटेंट रिड्यूस इनटू राइटिंग है, कोई मान लीजिए सेल डीड है वो राइटिंग में हुई है, तो सेक्शन 91 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस वो नहीं माना जाएगा। बट 92 में क्या होगा, 92 के पार्ट में दैट कंटेंट, इस कंटेंट का ओरल एविडेंस, इसका ओरल एविडेंस तब अलाउड होगा व्हेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर देयर, दैट इज सेकेंडरी एविडेंस, ओके। 92 में मेनली सेकेंडरी एविडेंस फॉल करते हैं, तो इसको मैंने इससे लिंक किया है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। टॉपिक हमारा ये नहीं है, वी विल डिस्कस 91 एंड 92 ऑफ एविडेंस एक्ट इन डिटेल्स, बट एज फॉर द नॉर्म मुझे सेक्शन 59 आपको समझाना था, सो दैट्स इट, दैट इज हाउ आई फाउंड गुड कि आपको लोगों को कैसे समझा पाऊं। तो ओरल अकाउंट में अगर किसी बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को देखा है, दैट कैन प्रूफ दैट, क्या वो बोल सकता है that yes, that document was existed under section 59 and oral account of that person is allowed under section 63 subsection 5। इसमें भी अलाउड है, बट इसमें आप क्या नहीं दे सकते, डिटेल्स, ओके। यू कैन कोट सम फैक्ट्स अबाउट द डॉक्यूमेंट कि वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखता था, वो डॉक्यूमेंट किस बारे में था, बट द एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट वैल्यू उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखी थी, यू आर नॉट अलाउड फॉर दैट। So as per section 63 clause 5, the person who has himself seen it, we have to read with section 59, okay। Now अब आते हैं cases in which secondary evidence relating to the document may given। अब बात करते हैं इस बारे में, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन करते हैं, ओके। यस,
Okay. Cases in which secondary evidence may be given. Let me erase it. अब देखिए इसको, अब इसमें अब समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Number 1, cases secondary evidence may be given of the existence, conditions or contents of a document in the following cases. अब देखिए 65 tell about the oral account. ये फिर से oral account के बारे में बात कर रहा है. When the original is shown, कोर्ट में ओरिजिनल दिखा दिया गया है और appears to be in possession, और देखिए फिर से पढ़ते हैं. When the original is shown, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, मतलब दिख चुका है, दिखा दिया है, और appears to be in the possession of powers of the person against whom the document is sought to be proved. मान लीजिए यहाँ पे सोनू है. ओके, सोनू के पास मोनू की सेल डीड है. ये मेरे पास ये सेल डीड है जो तूने मेरे नाम पे लिखी थी. ओके, अब कोर्ट में प्रूफ करता रहा कि जमीन तेरी है. ओके, सो मोनू क्या करेगा? अब मोनू को इस सेल डीड की नीड है, जो कि सी सेल डीड मोनू के नाम पे, बट सोनू के पास है. तो व्हाट मोनू विल डू, सेक्शन 66 ऑफ एविडेंस एक्ट में कोर्ट के थ्रू एक नोटिस भिजवाएगा. किसको? मोनू को, टू प्रोड्यूस दैट सेल डीड इन द कोर्ट. बट फिर भी अगर वो नहीं करता, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द वायलेशन ऑफ दैट आर्टिकल. तो अब यहाँ पे होगा क्या, एक बार फिर से रीड करते हैं. शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजेशन और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom, यहाँ पे मोनू की बात हो रही है, अगेंस्ट whom the document is sought to be proved, or any person out of reach of or not just subject to the process of the court, or any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it. सेक्शन 66 के बाद भी अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता, देन द प्रोसीजर शैल बी फॉलोड बाय द कोर्ट, क्योंकि ही इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस. बट पहले बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? पहले बर्डन ऑफ प्रूफ मोनू पे होगा. यू हैव टू प्रूफ दैट सोनू के पास सेल डीड है. ऐसे ही नहीं कि बस कोर्ट में बोल दिया और काम चल गया. फर्स्ट ही हैज टू प्रूव दैट हु इज अंडर whose possession that sale deed is there. Okay, so that is what our section 65 clause A says. Okay, clause B, when the existence, condition or content of the original document have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved by or his representative in interest. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, मान लीजिए फिर से सोनू मोनू को एग्जाम्पल लें. चलिए इस बार गीता का ले लेते हैं. गीता एंड सुनीता. गीता यहाँ पे प्लेंटिफ है. प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है, हिंदी में वादी, और सुनीता यहाँ पे डिफेंडेंट है, प्रतिवादी. ओके, गीता ने अपनी प्लेंट में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब सुनीता जो डिफेंडेंट है, शी क्लेम्स कि कॉन्ट्रैक्ट तो था, और कॉन्ट्रैक्ट में शी हैज प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द 100 कैंडल्स. ओके, तो गीता ने अपने प्लेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड सुनीता आल्सो हैड मेंशन अबाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत है? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को जब दोनों ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, रिटर्न स्टेटमेंट वो होता है जो डिफेंडेंट फाइल करता है अपने पक्ष में, और प्लेंट ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में सीपीसी में डिटेल में. अभी के लिए आप जान लीजिए कि जो प्लेंटिफ है दैट इज द पर्सन हु फाइल्ड द केस, वो केस फाइल करता है. तो एज ए प्रूफ व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड, वो प्रूव्ड हो चुके, और टू बी एडमिटेड. एक कॉन्ट्रैक्ट था,
ये तो दोनों के प्लेंट में, दोनों की फाइल में, दोनों के रिटन स्टेटमेंट में प्रूव हो चुका है। प्लेंटिफ ने भी एडमिट किया है दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंडेंट इज आल्सो सेइंग दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज हैंस प्रूव ना कि दोनों ने अपने प्लेंट में और रिटन स्टेटमेंट में बोला है, हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom it is proved or by his representative in interest। तो इसमें भी हम ओरल अकाउंट दे सकते हैं कि यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें स्पेसिफिकली देयर इज नो नीड टू बी प्रूव्ड। ऑलराइट, एक बार फिर से इसको एक बार समझते हैं, बैरक को फिर से रीड करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए, फिर से रीड करते हैं, व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशंस contents of the original have been proved, ये यहाँ पे, यहाँ इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में ये तीनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं। डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट भी करता है, कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है और उसके कंटेंट भी हैं। टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज प्रूव्ड, अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है वो एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, यस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और देयर वाज अ डॉक्यूमेंट existed, so in that case oral account is allowed। उस डॉक्यूमेंट का ओरल अकाउंट विच इज सिमिलर टू ओरल एविडेंस इज अलाउड। अब वहां वो बाद में देखते हैं, ये कोरोबोरेशन में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी इसमें काम करते हैं, बट ये क्लॉज बी जो हमारा ये बता रहा है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ओके, सो नाउ सेकेंडरी, ओके क्या हो गया, ठीक है। व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, मान लीजिए किसी घर में आग लग गई, क्या करेंगे, और when the party offering evidences of its contents cannot for any reason for any other reason not arising from his own default or neglect produce it is in reasonable time। अब मान लीजिए ओरल डिस्ट्रॉयड ही हो, सॉरी रिटन डिस्ट्रॉयड ही हो गया, खो ही गया। मान लीजिए किसी की मार्कशीट है, ओके 10th की मार्कशीट, अब वो खराब हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई और इट इज बीन लॉस्ट, तो इसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इस केस में तो दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस एक बार देने के बाद इसका रिटर्न, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो भी हम ओरल अकाउंट में दे सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है। सेकेंडरी एविडेंस इज अलाउड, सी हम पढ़ सेकेंडरी एविडेंस ही रहे हैं, बट इन केस ऑफ ओरल अकाउंट, अगर डॉक्यूमेंट खो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, लॉस्ट हो गया है, when the party offering evidence of its content cannot for any reason, but ये reason proof करना पड़ेगा, burden of proof यहाँ lie करता है, the burden of proof lies here, reason for not arising from his own default or neglect produce it in a reasonable time। So in that case oral evidence or oral account of that particular document, but the burden of proofs lies upon the person who affirms it कि वो खो गया है। तो पहले भाई साहब आप ये प्रूफ कीजिए कि वो जो मार्कशीट है वो खो गई है। वो मार्कशीट कैसे प्रूफ करेंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल डलवा के that marksheet has been lost। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द ओरिजिनल ऑफ सच नेचर इज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, ताजमहल को उठा के आप कोर्ट में तो नहीं ला सकते ना, उसका फोटोग्राफ, ओके, सो दैट विल बी सेकेंडरी एविडेंस। इसका भी आप ओरल अकाउंट दे सकते हैं विच इज नॉट इजीली मूवेबल, कि उस दीवार पे ये लिखा हुआ है। मान लीजिए ताजमहल पे कल को केस हो जाए कि दिस वाज द तेजो महाल मंदिर, so in that case the team of ASI, Archaeological Survey of India, will come into picture and those guys will appear in the court and give the oral testimony कि हाँ ऐसा था, उसमें खुदाई में ये दीवारों पे लिखा था। so ये बहुत इजी है इसको समझना, सेक्शन डी ये सब क्लॉज डी को। when the original is public document within the meaning of section 74, अब देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज समथिंग दैट इज FIR, जो पब्लिक डोमेन में है, जो कि पब्लिक के डोमेन में है।
देखिए जितने भी फ्री कंटेंट है इंटरनेट पे, आप केस लॉस पढ़ते हैं, क्या वो पब्लिक डोमेन में है? यस, वो पब्लिक डोमेन में है। ओके, जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी ट्रांसफर ऑर्डर्स आते हैं, पब्लिकली अनाउंस होते हैं या जिनका ट्रांसफर। सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट या किसी का अपॉइंटमेंट लेटर मैं बात कर रहा हूँ पब्लिकली, इसमें प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात नहीं कर, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ या तो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट लेटर, तो ये भी पब्लिक डोमेन में आएगा। ओके, दैट इज पब्लिक डोमेन। एफआईआर भी पब्लिक डोमेन में आएगी, विच इज इजीली एक्सेसिबल बाय पब्लिक, जो कि एक आम आदमी देख सकता है कि कितने एफआईआर रजिस्टर्ड हुए, कितने क्या हुआ, आप देख सकते हैं उसको। दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। और इसको अब माना जाएगा, अब देखिए, अब पढ़ते हैं। When the original is public document within the meaning of section 74, अगर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है एंड फॉर दैट पर्पस अगर किसी को प्रूव करना हो अबाउट दैट डॉक्यूमेंट, देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट इन अ सेपरेट मैनर, उसका भी हम क्या दे सकते हैं, ओरल अकाउंट दे सकते हैं कि हाँ एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा क्लीन कर देते हैं, काफी इंक चल गई है स्क्रीन पे। ओके, when the original of is the document of which certified copy is permitted by this act or by any other law in force in India। सर्टिफाइड कॉपी हमने पहले पढ़े थे जिसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, कोई सेल डीड हुई, वो ओरिजिनल कहाँ जमा हो जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस, दैट इज सबमिटेड ओरिजिनली इन रजिस्ट्रार ऑफिस एंड फ्रॉम देयर वी कलेक्ट दिस certified copies. So that certified copy will be the secondary evidence, and on that behalf we can give the oral account of that certified copy. But again what, पहले कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा that it had been lost, वो खो चुकी थी, इसलिए मैं इसका ओरल अकाउंट दे रहा हूँ। Okay, when the original consists of numerous accounts of other document which cannot conveniently be examined in the court। अब देखिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड। अब देखिए कोई 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट, 50 years जंग लग गया होगा उस डॉक्यूमेंट में, पत्ते क्या, उसके पेज गल गए होंगे, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उसको कोर्ट में उसको एग्जामिन किया जाए? नो, and the fact to be proved is the general result of the whole collection। So in that case जो उसका पोजेसर होगा, जिसने वो संभाल के रखा होगा, his oral testimony will be reliable, उसकी oral testimony reliable मानी जाएगी। अब देख लेते हैं, in cases of A, C and D, any secondary evidence of the content of the document is admissible। अब यहाँ पे A C D था क्या, A C D को देखते हैं, just hold on a second। देखिए फ्रेंड्स, ACD यहाँ पे A था, when the original is shown or appears to be in possession or power of a person। ये यहाँ पे जो A था ये वही था जो दूसरे के पोजेशन में है, जो वही सोनू मोनू वाला एग्जांपल हमने लिया था, ये वही। when A, C and D, A तो क्या हो गया, वो सोनू मोनू वाला एग्जांपल। C is when the original has been destroyed or lost, when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect। सी वाला एग्जाम्पल वो था कि हमने जो हाई स्कूल की मार्कशीट ली थी वो एग्जाम्पल था, when it is lost। and D, when the original is of such nature are not to be easily movable। या D, तो ये तो सोनू मोनू वाला, C is मार्कशीट and D is ताजमहल। Okay, so A, C and D, any secondary evidence of the content of document is admissible। कोई भी सेकेंडरी एविडेंस, उसकी फोटो कॉपी हो गई, उसका फोटोग्राफ हो गया, उसकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उसका ट्रांसक्राइब्ड हो गया, या हैंड रिटन है, तो उसकी ओरल टेस्टिमोनी, ओरल अकाउंट जिस पर्सन ने उसे देखा है, सो इन दैट केस सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। कंटेंट का मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूंगा, कंटेंट इज द सेम, दैट इज डिटेल्स।
ओके, सी डिटेल्स इज डिस्क्रिप्शन। जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी वाले कागज होते हैं वो डिटेल डॉक्यूमेंट में माने जाएंगे। अगला देखते हैं, इन केस बी द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। बी क्या था दोस्तों यहाँ पे, व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन or content of the original have been proved to be admitted in writing। ये वही था जब जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने क्लेम किया था कि कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या था वो उन्हें स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। सो इन दैट केस, इन केस ऑफ बी द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। इन केस ई और एफ, certified copy of a document but no other kind of secondary evidence is admissible। E यहाँ पे क्या था, when the original is a public document within the meaning of section 74। See, जब ऑलरेडी हम एफआईआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। इस ई तो उस बारे में कह रहा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, और एफ यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। ई क्या था, एफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74 एंड एफ वाज टॉकिंग अबाउट द certified copy CC। So in that case, certified copy of a document but no other kind of secondary evidence is admissible। अब मान लीजिए सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, उसकी फोटोकॉपी होगी, वो एडमिसिबल होगा, बट सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है, डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, तो इन दैट केस उसकी वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं हो पाएगा। ओके, बिकॉज ये ई और एफ में जो प्रोविजन है दैट इज इजीली एक्सेसिबल इन द पब्लिक डोमेन। आप इसकी बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज आप ले सकते हैं, कोर्ट भी सर्टिफाइड कॉपीज देता है ऑर्डर शीट वगैरह की। सो यहाँ पे देखिए, बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, इसके अलावा एडमिसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। इन केस ऑफ जी, अब देखिए जी के लिए देयर इज अ सेपरेट सेक्शन, separate clause, evidence may be given as to general result of the document by any person who has examined them। जी यहाँ पे बोल क्या रहा था, what was the G all about? G was when the original consists of numerous accounts। न्यूमरस अकाउंट मैंने बताया था यहाँ पे, अगर डॉक्यूमेंट पुराना है दैट इज ओल्ड, नंबर वन। डॉक्यूमेंट चंक्स में है, मान लीजिए आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत सारे सालों का एक साथ कंबाइन किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है। या फिर दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी, पीएससी का काम ही यही होता है कि सीएजी की रिपोर्ट को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, इनकी रिपोर्ट को वो शॉर्ट करें और वापस किसको भेज दे, सीएजी को, एंड सीएजी प्लेस्ड इट टू द प्रेसिडेंट। सीएजी की रिपोर्ट जो होती है, सी द मेन पर्पस ऑफ सीएजी रिपोर्ट इज टू कि कितना एक्सपेंडिचर हो गया, कितना खर्चा हुआ, ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। सो ऑल दैट रिपोर्ट इज गिवन टू द पीएससी, पीएससी इसको शॉर्ट में करती है, दैट इज समराइज फॉर्म, एंड देन अगेन सेंड इट बैक टू सीएजी एंड सीएजी टेबल टू द प्रेसिडेंट। तो इस पर जो पीएससी के जो स्टाफ है दैट कैन बी एग्जामिन्ड, उनका एग्जामिनेशन हो सकता है कोर्ट में, दैट कैन बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट। तो ये वो सेक्शन कह रहा है। ओके, सो फॉर जी it is telling that what, in case of G, evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them and who is skilled, PSC के member skilled होते हैं public accounts committee in examination of such document। So I hope आपको थोड़ा इसका gist मिला होगा that मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा था with reference to the oral accounts। Okay, अब थोड़े बहुत points यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़े बहुत points with regards to the oral accounts, कि oral accounts में कौन कौन से major points हैं, oral accounts। Alright, देखते हैं यहाँ पे, see, all facts except the content of the document may be proved by oral evidence। ये हमने पढ़ चुके हैं कि भाई सेक्शन 91 कैसे रिलेट करेगा सेक्शन 59 एंड सेक्शन 63 क्लॉज 5 से। इन तीनों को आपको कंबाइन में पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है।
ज्यादा इंटरेस्ट है आपको तो सेक्शन 92 के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बट इन दोनों को we will discuss these two in the detailed manner. 59 only talks about that a person facts of document can be proved, but कंटेंट के लिए बार कर रहा है, कंटेंट नहीं प्रूव कर सकते. 63 clause 5 ये प्रूव बोल रहा है द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, पर्सन हु हिमसेल्फ सीन इट. नाउ अनदर पॉइंट, एक चीज और. अब मान लीजिए ओके, ये एक फिर से सुनीता और गीता का एक एग्जांपल लेते हैं. सुनीता एंड गीता, we will take it the example here. The thing is कि सुनीता on a phone call was discussing about some contract कि ऐसे ऐसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं यहाँ मुझे जाना है with the travel company. Okay, and सुनीता listened. सुनीता ने वो सुन लिया. ये डोर था, क्रॉसिंग द डोर द सॉरी सुनीता तो ये है ना. गीता had listened it. गीता listened it. So in furtherance, क्या can Geeta give oral testimony of that? क्या गीता oral testimony दे सकती है? The answer is yes. See, that will not fall under the category of hearsay. इसको hearsay समझने की गलती मत करना. Hearsay will be hearsay ये उस केस में होता है कि सुनीता किसी और को बोलती है and that person tells गीता. मिडिल मैन बीच में आ जाता या कोई भी एक्स बीच में आ जाता इन दोनों के बीच में, that will be the hearsay, which is not admissible as a testimony of oral evidence by the witness. So Geeta is empowered. Geeta oral testimony de sakti that she listened Sunita over a phone call that she was discussing some contract with regards to that travel company. कि ऐसा एक contract हुआ था, that the contract existed. Contract existed. But again, content का बार content के बारे में नहीं दे सकते. Okay, so this is what all about the oral testimony. अगेन सेक्शन जो 59 है, यहाँ पे 59 जो है that only bars on the content. डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस पे वो बार नहीं लगाता. प्रोहिबिशन is upon giving oral evidence of the content of the document. Okay, so अब देखिए, अब कोई विटनेस है जिसने ओरल टेस्टिमोनी दी है. There is some witness जिसने ओरल टेस्टिमोनी दी है. टेस्टिमोनी. So under court's discretion, कोर्ट का डिस्क्रिशन है अंडर 165 एविडेंस एक्ट एंड 168 BSA. कोर्ट कैन हिमसेल्फ इंट्रिंसिक फिर से मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, यहाँ पे गड़बड़ हुई. इंट्रिंसिक मतलब अंदर से. ओके, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एग्जामिनेशन कर सकता है. कोर्ट को पावर है, ये 165 का डिस्क्रिशनरी पावर. आप पढ़ेंगे अगर 165 and 168 BSA, court has wider discretionary power to examine the genuineness of that document or the oral testimony. सिंपल सी बात है, जो दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होंगे उनके रिगार्ड में ही करेंगे. So in the course of examination of a witness, his extrinsic and intrinsic behavior or his reliability of facts will be considered under 165 and 168. ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट कर सकता है. So I hope you are getting my point कि oral testimony are not so easy. Oral accounts and oral testimony are not that easy, जो कि
इतना इजीली कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, बट बर्डन ऑफ प्रूफ इज देयर। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट हम पढ़ चुके हैं। सेम ट्रांजैक्शन, अगर सेम ट्रांजैक्शन में कोई बात कही गई है दैट इज एप्लीकेबल, तो क्या वो उसका हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे इनको, टेक्निकली मैंने यहाँ पे ये हियरसे का एक्सेप्शन था, इसके बारे में लिख दिया। ओके, सो इनकी ओरल टेस्टिमोनी भी अलाउड है अंडर सेक्शन 6 विदाउट एनी टाइम लैग। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको कुछ वीडियो में समझ आया होगा। सो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।